आज मेरा क्लास लेक्चर 6 है, यानी हमारे आसपास के पदार्थ में। अब आप लोगों को अगर नोट्स लेना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम अपना सरल भाषा में लिखा हुआ है, आप निकाल ले सकते हैं। टेलीग्राम पर दिया गया है, इसलिए हम उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक करके मैंने आगे बढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मेरा बात चल रहा था कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। आखिर गुप्त ऊष्मा हम कैसे जानेंगे ये गुप्त ऊष्मा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। गुप्त ऊष्मा वह होता है जो कि जिसको हम छिपा हुआ ऊष्मा भी कहते हैं। जैसे कि आप एक गिलास में पानी लीजिए और उसमें बर्फ़ के टुकड़े को डालिए और उसको थोड़ा देर रहने दीजिए। देखते हैं कि थोड़ा देर चलाइए छड़ के कांच की छड़ से, तो थोड़ा देर चलने के बाद देखना धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लगती है और उसका तापमान अगर हम मापेंगे तो 0 डिग्री तापमान होगा। यानी कि बर्फ़ पिघलता जाएगा और उस पानी का भी तापमान 0 डिग्री रहेगा और बर्फ़ का भी तापमान 0 डिग्री रहेगा। एक समय आता जाएगा और उसको हर जगह से चेक करते रहिए कि पता चलेगा कि वह इसका 0 डिग्री तापमान है। यानी उसको थोड़ा सा चलाते रहिए। एक समय आएगा कि पूर्ण रूप से बर्फ़ पानी बन गया है, यानी कि उसमें यानी कि बर्फ़ अब पिघल कर पानी बन गया और उसका भी तापमान अगर लेंगे नापेंगे तापमान, तो वह भी 0 डिग्री होगा। और उसके बाद से जब पूर्ण रूप से बर्फ़ घुल जाएगा तो उसका तापमान में वृद्धि होती चली जाएगी। यानी कि इसमें हमको यह समझना है कि तापमान जो हमारे गिलास में जो पानी था उसका तापमान 0 डिग्री और बर्फ़ का भी तापमान 0 डिग्री था, तो आखिर वह कहाँ से ऊष्मा लिया जो कि वह बर्फ़ पानी में तब्दील यानी बदल गया, यानी कि ठोस द्रव में बदल गया। वह जो ऊष्मा ले रहा है, यानी कि ठोस या बर्फ़ जो पानी बनने के लिए जो ऊष्मा ले रहा है, तो वही हमारा गुप्त ऊष्मा है। यानी कि छिपा हुआ ऊष्मा है जो कि जिस सतह में उसको रखा गया है, जिसमें रखा गया और जिस जगह पर रखा गया उसी का वह ऊष्मा लेकर वह खुद ठोस से द्रव अवस्था में बदल रहा, उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यानी कि ऐसा ऊष्मा जो छिपा हुआ ऊष्मा है, जो जिस जगह रहता है उसी जगह का ऊष्मा ले लेता है, उसको हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बात करते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित गुप्त ऊष्मा के बारे में मुझे पता चल गया कि गुप्त ऊष्मा क्या है। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया था। अब बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर वाष्पीकरण जो होता है कि किस प्रकार कौन कौन सा कारक है जिससे कि वाष्पीकरण जल्दी होता है, इसका क्या क्या फैक्टर है। तो बात करते हैं वाष्पीकरण का सबसे पहला कारण है कि तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ता है। तापमान में वृद्धि होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पानी की कण यानी कि द्रव का कण ज़्यादा तेज गति करने लगती है, जिससे कि वह एक कण दूसरे कणों के बीच में जो आकर्षण बल होती है वह कम होता जाता है और जल्द गति करने की वजह से उसकी आकर्षण बल कम हो जाती है और वाष्प के रूप में बदल जाती है उसकी। यानी कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। पहला पॉइंट है कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है कि सतह यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ना। सतह का क्षेत्रफल बढ़ना। सतह का क्षेत्रफल बढ़ना। सतह का क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर सतह की क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो तापमान का दर बढ़ेगा। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो तापमान की वृद्धि ज़्यादा होगी। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। सतह का क्षेत्रफल इसलिए जब हम कभी क्या रोज़ दिन हमारे दैनिक जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि कपड़े को जब हम सूखने देते हैं तो उसको फैला के देते हैं, इसलिए क्योंकि तापमान ज़्यादा यानी कि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो उसका तापमान यानी कि वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा, क्योंकि वह आसानी से वातावरण के संपर्क में आएगा और आसानी से वाष्पित हो सकेगा। यानी कि उसको आसानी से ढेर सारा सतह मिलेगा वातावरण के संपर्क में आने के लिए।
यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। अब तेज वायु, अगर तेज वायु चलता है, अगर तेज वायु चलेगी तो वाष्पन की दर बढ़ेगी। तेज वायु से होता क्या है कि जितना जल्दी, अगर वायु जितना जल्दी उसके संपर्क से होकर किसी भी, यानी कि कोई तरल पदार्थ है, पानी है, पानी के सतह से जितने जल्दी से उससे गुजरेगी, वह हवाएं, नया हवाएं आएंगी उसका, और उसके संपर्क में आकर वह आसानी से उसको वाष्पित करते जाएगी। यानी कि उससे संपर्क में आएगा, उसका गुप्त ऊष्मा लेगा और वह वाष्पित होती चली जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा तेज हवाएं होंगी उतनी ज़्यादा वाष्पन की दर बढ़ती जाएंगी। यह हमारा कारक है। यह हमारा क्या है? यह हमारा कारक। मेरा लास्ट एक है आर्द्रता। एक आर्द्रता है। आर्द्रता उसको बोलेंगे जब वायु के साथ में अगर नमी हो, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। वायु के साथ में अगर नमी हो, यानी हवा में अगर पानी की कणें हैं, यानी कि पानी की बूंदें है, तो उसको हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता अगर हो तो वाष्पन की दर घटता है। होता क्या है, वातावरण देखो दो प्रकार का, एक होता है शुष्क वायु, एक होता है आर्द्र वायु, नमी वायु। अगर आर्द्र वायु है तो उसमें वातावरण में हवा के साथ में पानी की कणें होती है, जिससे कि वह नमी वायु होता है। वह नमी वायु में खुद उसमें पानी है और उसमें उसका खुद गुप्त ऊष्मा ले चुका है, यानी कि कम है। जब किसी आर्द्र यानी कि पानी के सतह से वह संपर्क में आएगा तो उसका तापमान उतना नहीं है जो कि उसको वाष्पित कर सके उस पानी को, इसलिए वहाँ पर आर्द्रता में वाष्पन की दर घट जाती है। आर्द्र वायु में वाष्पन की दर घट जाती है। लेकिन वही अगर शुष्क वायु है, सूखी हवाएं हैं, उसमें आर्द्र पानी की बूंदें बहुत कम है, यानी पानी की बूंदें बहुत कम है, इसलिए उसका तापमान ज़्यादा है। जब वो पानी के संपर्क से होकर गुजरेगी तो उस तापमान, वही ताप की वजह से वह पानी को वाष्पित कर देगी और उसका वाष्पन की दर बढ़ा देगी। अब अगला हम बात करते हैं, अगला था मेरा वाष्पीकरण से शीतलता। यानी वाष्पीकरण से हमें ठंडा महसूस क्यों होता है? इसलिए होता है कि वाष्पीकरण जब होता है तो वह जिस वस्तु में उस चीज़ों को, पानी को रखा जाता है, वह उसी चीज़ों का गुप्त ऊष्मा लेकर वह वाष्पित हो जाता है। और जैसे गुप्त ऊष्मा उस जगह के लेगा तो उस जगह ठंडक महसूस होती है। क्योंकि जहाँ, जैसे कि एक एग्जांपल है, जब हमारे हथेली पर स्प्रिट या पेट्रोल को डाला या इत्र को डाला जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए ठंडक महसूस होती है कि जब हमारे हथेली पर स्प्रिट डाला जाता है तो वह तुरंत हमारे हथेली का गुप्त ऊष्मा ले लेता है और वह गुप्त ऊष्मा लेकर उसको वाष्पित कर देता है। और जिस जगह का गुप्त ऊष्मा लेता है उस जगह की तापमान घट जाती है। जिस जगह पर वहाँ पर स्प्रिट गया या पेट्रोल गया तो वह स्प्रिट और पेट्रोल ने उसी जगह का गुप्त ऊष्मा लेकर वह खुद वाष्पित हो जाता है और उस जगह का तापमान घट जाता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो उस जगह जब टेम्परेचर घटेगी तो उस जगह को ठंडक महसूस होगा, वहाँ पर हमें ठंडा महसूस होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन है कि जब हम चाय या दूध को कप की अपेक्षा थाली में आसानी से पी लेते हैं। अब इसलिए होता है कि जब चाय या दूध को हम कप में लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, यानी कि कप में लेते हैं तो वह कप की अपेक्षा, यानी प्लेट के अपेक्षा कप में कम वातावरण के संपर्क में दूध या चाय आती है तो वह जल्दी ठंडा नहीं, वाष्पित नहीं हो सकता। लेकिन जब यह प्लेट है तो प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होता है। मैंने देखा था क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ता है, तो क्षेत्रफल अधिक होता है तो वहाँ पर जैसे ही वातावरण उसके संपर्क अधिक चाय या दूध के संपर्क में वातावरण आती है जिससे उसका आसानी से वाष्पन हो जाता है और वह जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे कप के अपेक्षा चाय थाली में आसानी से पी लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि घड़े का पानी या सुराही का पानी गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों होता है? घड़े का पानी गर्मी के दिनों में या सुराही का पानी इसलिए ठंडा होता है
क्योंकि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होता है और उससे हमेशा पानी रिसते रहता है। जब हमेशा पानी रिसता है तो वह पानी खुद घड़े का गुप्त ऊष्मा लेकर वह वाष्पित हो जाता है, और घड़े के पानी का जो गुप्त ऊष्मा लेगा तो घड़े का पानी का गुप्त ऊष्मा बार बार ले रहा है और वह वाष्पित हो रहा है, तो बार बार उस घड़े के पानी का टेम्परेचर को घटा रहा है। तो घड़े के पानी का टेम्परेचर घट रहा है तो वह ठंडा, इसलिए घड़े का पानी ठंडा लगता है। अब एक क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में कुत्ता अपने जीभ को क्यों बाहर करके चलता है? गर्मी के दिनों में कुत्ता गर्मी के दिनों में कुत्ता अपना जीभ बाहर निकालकर क्यों चलता है? इसका आंसर यह होगा कि गर्मी के दिनों में कुत्ता अपना जीभ बाहर निकालकर क्यों चलता है, क्योंकि वह जीभ इसलिए बाहर निकालता है क्योंकि उसके जीभ जब बाहर निकालता है तो उसका जीभ नमी से भरा रहता है, और वह जब उसके संपर्क में हवाएं आती है तो हवा ने उसके जीभ का गुप्त ऊष्मा, उसमें पानी का नमी जो बनी रहती है उसके जीभ में, वह नमी वातावरण के संपर्क में आकर वह जीभ का गुप्त ऊष्मा लेकर वह वाष्पित हो जाता है और जीभ को ठंडक महसूस होता है। इसीलिए कुत्ता अपने जीभ को बाहर निकल कर चलता है जिससे कि उसको ठंडक महसूस हो। अब एक और क्वेश्चन है, कहता है कि गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, और सूती और हल्के रंग का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा और या हल्के रंग का कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में कोई अधिक कार्य करने पर हमें पसीना आती है, और वह पसीना हमारा सूती कपड़ा सोख लेती है, आसानी से सोख लेती है, और वह जब वातावरण के संपर्क में आती है तो वह वातावरण के संपर्क में आने से वह पसीना हमारे शरीर का गुप्त ऊष्मा ले लेती है और वह वाष्पित हो जाती है। जब हमारे शरीर का गुप्त ऊष्मा लेगा तो हमें ठंडक मिलेगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में हल्के या सूती कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि हमें ठंडक महसूस होती है। इसी से रिलेट एक क्वेश्चन और है, जब गर्मी के मौसम में हम लोगों ने घर के सामने खुले जगह पर पानी का छिड़काव करते हैं या छत के ऊपर छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं? हमारे गर्मी के दिनों में घर के सामने खुले जगह पर या छत के ऊपर पानी का छिड़काव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ठंडक महसूस हो। अब वह ठंडक क्यों होता है? क्योंकि जब वातावरण में जब हम खुले जगह में पानी का छिड़काव करते हैं तो वह वातावरण शुष्क वातावरण होता है। जब वह वायु उसके संपर्क में आती है तो उस वायु का गुप्त ऊष्मा लेकर वह पानी वाष्पित हो जाता है और वह वायु का गुप्त ऊष्मा घट जाता है, यानी तापमान घट जाता है। जब हमारे शरीर से के संपर्क में आता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। या छत के ऊपर हम पानी इसलिए छिड़काव करते हैं क्योंकि वह छत का गुप्त ऊष्मा लेकर वह वाष्पित हो जाएगा और छत ठंडा हो जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगी। अब अगला बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? यानी कि अगर एक गिलास ले लीजिए और गिलास में अगर हम बर्फ डाल दें और रख दें बेंच पर, और उसके ऊपर कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि पानी की बूंदें नजर आने लगती है। आखिर क्यों आती है? कहता बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? बर्फीले जल से भरे गिलास की सतह पर जल की बूंदें इसलिए नजर आती है क्योंकि जब गिलास में बर्फ को रखते हैं तो गिलास ठंडा हो जाती है। ठंडा जब हो जाती है तो उसके संपर्क होकर हमारे वातावरण की वायु, यानी वायु जब उस गिलास के संपर्क से होकर जाती है, ये हमारा गिलास है और यह ठंडा, इसके संपर्क होकर जितनी भी हवाएं जाएंगी उस सभी हवाओं में नमी होती है, और वह नमी वाला यानी पानी की बूंदें जब वह हवा जब उसके संपर्क में जाती है तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो हवा में जो नमी होता है वह भी टेम्परेचर कम की वजह से वह भी पानी जम जाता है, यानी कि पानी में तब्दील हो जाता है, भाप पानी द्रव में बदल जाता है, और वही वातावरण की जो वायु में जो नमी रहती है वही नमी पानी बदल जाती है, वही नमी हम लोगों को पानी की बूंदें नजर आती है। जब कहता है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है,
क्योंकि जब गिलास में बर्फ़ भरी रहती है, वातावरण के संपर्क में आए सभी वातावरण के संपर्क में आने पर जो वातावरण में जो जलवाष्प थी वह सभी जल में बदल जाती है, यानी द्रव में बदल जाती है। वही जलवाष्प का जल पानी की बूंदें नज़र आती है गिलास की सतह पर। यह हमारा अब 2 लास्ट प्रश्न है। प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने पहले क्लास में मैंने बताया है कि पदार्थ का मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 और को इसको जोड़ा गया है, लेकिन यह अलग से रखा गया, इसको अलग से डिफाइन किया जाता है। तो मैंने बोला था कि बाद में इसको पढ़ा लेंगे। यह प्लाज्मा है। क्या है? यह प्लाज्मा है। यह प्लाज्मा यह चौथी अवस्थाएं मानी जाती है। यह पदार्थ की चौथी अवस्थाएं मानी जाती है और यह सूर्य और तारों में इसी की वजह से चमक होती है। प्लाज्मा की वजह से ही सूर्य और तारों में चमक होती है और इसको चौथी अवस्थाएं मानी जाती है। इसको क्या मानी जाती है? इसको चौथी अवस्थाएं मानी जाती है। यह प्राकृतिक रूप से सूर्य तारों में ही पाया जाता है। यह पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इसको चौथी अवस्थाएं मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें सूर्य तारों में जो चमक होती है यह प्लाज्मा की वजह से होती है और यह खासकर सूर्य तारों में ही पाया जाता है। यह प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? सूर्य पाया जाता है। इसका निर्माण उच्च ताप पर होता है। इसका निर्माण उच्च ताप पर होता है। यह प्लाज्मा हो गया, यानी प्लाज्मा को चौथी अवस्था मानी जाती है। यह सूर्य और तारों में पाया जाता है। सूर्य तारों में इसी के प्लाज्मा के वजह से ही चमक होती है और इसका निर्माण जो होता है ना उच्च ताप पर होता है, यानी कि अधिक उच्च ताप पर इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण उच्च ताप पर होता है। अगला हम बात करते हैं, यानी प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया है। यह आपके नोट्स में मिल जाएगा वहाँ पर। बोलता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको BEC भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, यानी कि हमारा 5वीं अवस्था इसको माना जाता है। यानी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हम 5वीं अवस्था मानते हैं। इसको सबसे पहले 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था खोज, यानी इसकी गणना किया था सबसे पहले 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने, इसीलिए उसी के नाम पर बॉस रखा गया, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको BEC भी कहते हैं। यानी 1920 में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था और इसको 5वीं अवस्था मानी जाती है। इसको हम कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? बोलता है समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व वाली गैस को अति निम्न, यानी कि बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर यह पदार्थ यह बनता है, यानी कि यह अवस्थाएं बनती है। कहता है कि समान वायु के घनत्व, यानी कि नॉर्मल वातावरण का जो घनत्व है उसके 1,00,000वें भाग के बराबर घनत्व को यानी कि बहुत कम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो यह अवस्थाएं बनती है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको 5वीं अवस्था बोला जाता है। इसका सबसे पहले गणना सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। यह हमारा चैप्टर क्लियर हो गया, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 जो 9th क्लास का हमारा क्लियर हो गया है। यानी 1 क्लास से लेकर 6ठी क्लास, यानी कि लेक्चर नंबर 6 तक आप देखेंगे पूरा क्लियर हो गया। इसका नोट्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ओके।